Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Naveed Ahmed Naveed and you are watching my YouTube channel Alchemist. Dear students, टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने जाएंगे एंटी टेस्ट के हवाले से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कम से कम एक MCQs जो है वो ज़रूर आता है और टॉपिक इज़ आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी या जिसको आप आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब ये है क्या, सबसे पहले ये देखिए, आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब ये होता है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल of a gaseous isolated atom। क्या कहा हमने कि we have to remove electron from where, from isolated gaseous atom और आउटरमोस्ट या वैलेंस शेल। कि कोई भी आपके पास जो है वो आइसोलेटेड गैसियस एटम है तो उसके वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल है। अब ये सोच देखिए, अगर फर्ज करें कि आपको कहा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद आयनाइजेशन एनर्जी। ऑप्शन ए आपके पास है कि यू हैव Cl2 ऑप्शन बी आपके पास है कि यू हैव सोडियम Na पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन सी आपके पास है कि यू हैव O3 तो O2 प्लस 1 प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन लिख देते हैं। और ऑप्शन डी आपके पास है Mg प्लस 1 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। कुछ आपके सामने केमिकल इक्वेशंस लिखी हैं, इनमें से कौन सी आयनाइजेशन एनर्जी के साथ रिलेटेड है। तो बाय डेफिनेशन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। दो बातें, आउटरमोस्ट शेल किसका हो, आउटरमोस्ट हो गैसियस एटम हो और आइसोलेटेड। ये स्टूडेंट्स जरा नंबर 1 देखें, Cl2 गैसियस स्टेट में है लेकिन Cl2 आइसोलेटेड नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पर इन आयनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड बात नहीं हो सकती। बी में जाते हैं तो सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है बट सोडियम किस स्टेट में लिया हमने, सॉलिड स्टेट में। तो किस स्टेट में होना चाहिए था, गैसियस में। इट मीन्स के ये भी ठीक नहीं। तीसरे में आप O3 की तरफ आते हैं और ये आपके पास, तो यहाँ भी एटम जो है वो आइसोलेटेड स्टेट में नहीं है। लेकिन अगर आप ऑप्शन डी की तरफ आते हैं तो मैग्नीशियम है गैसियस स्टेट में, आइसोलेटेड भी है लेकिन अकेला भी है, गैसियस स्टेट में भी है, इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है। तो ये जो आपके पास होगा ऑप्शन डी जो होगा, दिस इज रिलेटेड विद आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अब आयनाइजेशन एनर्जी जब किसी भी गैसियस आइसोलेटेड एटम के वैलेंस शेल में से हम एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये जो आयनाइजेशन एनर्जी है इसको कहा जाएगा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। मतलब वी हैव अ गैसियस एटम, इसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो इस वक्त जो
एनर्जी रिक्वायर होगी वो क्या कहलाएगी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। चलिए अगर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी को डिफाइन करना है तो आपने कुछ चीज़ें ऐड कर देनी है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन, ओके, फ्रॉम वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम। फर्स्ट के केस में एटम को क्या होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। लेकिन जब आप फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी अप्लाई कर देंगे, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, तो अब आपके पास एटम न्यूट्रल नहीं रहेगा, बल्कि अब ये बन गया यूनिपॉजिटिव आयन। अब ये यूनिपॉजिटिव आयन है। अगर इस यूनिपॉजिटिव आयन में से आप एक और इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, मतलब आप ये कर रहे हैं कि जो है दिस यूनिपॉजिटिव आयन, आपने उसको मजीद एनर्जी सप्लाई की, एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव किया, तो अब जो एनर्जी चाहिए किसी यूनिपॉजिटिव आयन में से एक और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए या सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको कहा जाएगा सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी में जो आपके पास एटम है वो न्यूट्रल होना चाहिए, और सेकंड के केस में वो क्या होना चाहिए, यूनिपॉजिटिव होना चाहिए। तो थर्ड के केस में क्या हो, डायपॉजिटिव। और याद रखें कि सेकंड जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा ज़्यादा होती है फर्स्ट के मुकाबले में। अब ऐसा क्यों होता है, जब किसी भी न्यूट्रल एटम में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है। जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स पर उस न्यूक्लियस का होल्ड बढ़ जाता है। जब न्यूक्लियस का होल्ड बढ़ेगा तो बाकी इलेक्ट्रॉन को निकालना या सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी। तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा हो गई। उसकी वजह क्या है जी, कि जो न्यूक्लियर चार्ज है, प्रीवियस हमने Z इफेक्टिव की बात की हुई है, Z इफेक्टिव इंक्रीजेस, ये इंक्रीज हो जाता है। जब Z इफेक्टिव इंक्रीज हो जाता है तो फिर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर न्यूक्लियस का होल्ड स्ट्रॉन्ग हो गया, इलेक्ट्रॉन को निकालना जो है वो क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो ये हमारे पास डेफिनेशन थी फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की। इसके बाद जो है वो हम लोग जाएंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी को जो है वो इफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल को जो सबसे पहला फैक्टर इफेक्ट करेगा वो होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसको हमने Z इफेक्टिव कहा हुआ है। न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा इफेक्टिव होगा, इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ज़्यादा मुश्किल होगा। जब इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है तो इट मीन्स कि ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। तो फिर Z इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। ये पहला फैक्टर है कि जितना न्यूक्लियर होल्ड ज़्यादा होगा, आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। दूसरा जो फैक्टर है वो है एटॉमिक रेडियस। मोर द एटॉमिक रेडियस लेस विल बी आयनाइजेशन एनर्जी। एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होने का मतलब है कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस से अवे चले गए, वो न्यूक्लियस से दूर चले गए। जब वो न्यूक्लियस से दूर गए हैं तो उन पर न्यूक्लियस का होल्ड वीक हो गया, उनको निकालना जो है वो कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा, कम एनर्जी जो है वो रिक्वायर होगी। तो मोर द एटॉमिक साइज लेस द आयनाइजेशन एनर्जी। और तीसरा फैक्टर जो है दैट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है ये भी आयनाइजेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट इज आल्सो इनवर्सली रिलेटेड टू आयनाइजेशन एनर्जी। वजह ये है कि ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट Z इफेक्टिव भी कम होता है और रेडियस भी बढ़ता है। जब Z इफेक्टिव कम होगा और रेडियस बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो ओवरऑल क्या है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा, आयनाइजेशन एनर्जी कम। ये हमारे पास जो है वो कुछ फैक्टर्स हो जाते हैं जो कि
इसके अलावा ये सोर्स एक फैक्टर और है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के हवाले से, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, वो जितनी स्टेबल होगी इलेक्ट्रॉन्स का वहाँ से निकलना उतना अनफेवरेबल होगा। इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकलना नहीं चाहेगा और उसको निकालने के लिए फिर क्या करना है, ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है। अब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मुराद क्या है कि लेट वी हैव कोई भी ऐसा एलिमेंट है जिसका वैलेंस शेल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल, या फिर हाफ फिल्ड वैलेंस शेल। अब कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल जैसे कि नोबेल गैसेस में होता है, फर्ज करते हैं वी हैव नियॉन, नियॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 and 2p6 वैलेंस शेल है, कंप्लीटली फिल्ड है। या हाफ फिल्ड की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन हमारे पास है 1s2 2s2 2p3, तो p जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ हाफ फिल्ड है। अब ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब ये जो आपके पास एलिमेंट्स हैं जिनके वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल्ड होंगे या हाफ फिल्ड होंगे, उनमें से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना क्या होगा, बहुत मुश्किल होगा, इसलिए उनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, बहुत हाई होगी। और ये सोर्स अगली बात ये याद रखिएगा कि कोई भी आर्बिटल sp-df जो है, कोई भी आर्बिटल न्यूक्लियस के जितना करीब होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना मुश्किल होगा। मतलब इफ वी हैव 1s और एक और एलिमेंट है उसमें 3s है, तो 1s में से इलेक्ट्रॉन को निकालना जो है वो मुश्किल होता है एज कंपेयर टू 3s। तो आर्बिटल जितने क्लोजर टू द न्यूक्लियस आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, इसको आप एटॉमिक रेडियस के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपने ये याद रखनी है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, कैसे स्टेबल है, कंप्लीटली फिल्ड है या फिर हाफ फिल्ड है, तो फिर आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब ये इसको देखिएगा कि फर्ज करें आपके पास जो है वो ज़रा एक्सेप्शंस कुछ हैं, उन बल्कि पीरियोडिक ट्रेंड पहले देख लेते हैं। पीरियोडिक ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, पीरियोडिक ट्रेंड टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। ये सुन देखें, जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं शेल्स ऐड हो गए होते हैं, शेल्स की तादाद में इजाफा हो जाता है। शेल्स की तादाद में इजाफा एटॉमिक रेडियस को क्या करता है, ज़्यादा करता है। एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी, एक बात। दूसरी बात, शेल्स की तादाद जब ज़्यादा होगी तो स्क्रीनिंग इफेक्ट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों, शेल्स की तादाद ज़्यादा होने का मतलब है कि इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट जब ज़्यादा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। और शेल्स की तादाद जब ज़्यादा है तो न्यूक्लियस का होल्ड ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन वीक हो जाता है, कम हो जाता है। जब न्यूक्लियस का होल्ड कम होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी कम होगी। तो इट मींस कि टॉप टू बॉटम जो है आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, जबकि लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं इन अ पीरियड, तो लेफ्ट टू राइट जाते हुए जरा देखिएगा, लेफ्ट टू राइट जाते हुए स्क्रीनिंग इफेक्ट तो कांस्टेंट रहता है, एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज करता है, इसलिए कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी, और जब एटॉमिक रेडियस जो है वो कम होगा तो फिर भी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इट मींस कि लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। ये आपके पास हो गया पीरियोडिक ट्रेंड। मतलब ये है कि अगर हमारे पास फर्स्ट हो कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये हमारे पास है जी सेकेंड एज हो,
सेकेंड ए ग्रुप में जब हम टॉप टू यानी बेरिलियम टू बेरियम जो है वो मूव करेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। अब ये आयनाइजेशन एनर्जी, लेकिन जब हम लोग जो है बेरिलियम से इधर बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, ये सुन, जब हम बेरिलियम से बेरियम की तरफ आएंगे तो साइज ज्यादा हो रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम, लेकिन जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। क्यों? साइज कम हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव हो रहा है। बट देयर आर सम एक्सेप्शंस, कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं और उनको आपने जो है वो याद रखना है कि वो एक्सेप्शन जो है वो क्या है। एक्सेप्शंस ये हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट्स इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ थर्ड ए। नॉर्मल ट्रेंड क्या है कि थर्ड ए की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए सेकेंड ए से, बट एक्सेप्शनल केस क्या आ गया कि सेकेंड ए की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है किसके मुकाबले में, थर्ड ए के मुकाबले में। दिस इज एक्सेप्शन नंबर 1। और सेकेंड एक्सेप्शन है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ फिफ्थ ए एलिमेंट इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सिक्स्थ ए। नॉर्मल ट्रेंड क्या है कि सिक्स्थ ए जो है वो ज्यादा राइट साइड पे है, तो सिक्स्थ ए के एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी को ज्यादा होना चाहिए फिफ्थ ए के मुकाबले में, बट एक्चुअली वो क्या है, कम है। अब इसके बिहाइंड रीजन ये है, इसके बिहाइंड रीजन क्या है कि आप देखें, फर्ज करें हम मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की एग्जांपल ले लेते हैं, Mg और Al। Mg एटॉमिक नंबर 12 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो 1s2 2s2 2p6 and 3s2। एल्यूमिनियम 13 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p1। अब ये स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मौजूद हैं किधर, 3s में, और 3s कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है, जबकि यहाँ फाइनल जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्रेजेंट है 3p में, और p कंटेन ओनली 1, ना हाफ फिल्ड है ना कंप्लीटली फिल्ड है, बल्कि पार्शली फिल्ड है। तो हमने यहाँ पढ़ा था कि जो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो हाईली स्टेबल ऑर्बिटल होते हैं, इनमें से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना क्या होता है, मुश्किल होता है। तो इसलिए मैग्नीशियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो एल्यूमिनियम के मुकाबले में क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये वाला ट्रेंड आपके पास हो गया सेकेंड ए और थर्ड ए का। इसी तरह से आप अगर फिफ्थ और सिक्स्थ ए की बात करें, लेट नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये स्टूडेंट्स नाइट्रोजन 7 1s2 2s2 and 2p3, और ऑक्सीजन 8 1s2 2s2 2p4। अब ये आपके पास है, यहाँ देखें नाइट्रोजन p3 हाफ फिल्ड, ये p4 पार्शली फिल्ड, तो इसका जो p ऑर्बिटल है वो हाईली स्टेबल होगा इसके मुकाबले में, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा, मुश्किल होगा। इसलिए नाइट्रोजन की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो एज कंपेयर टू ऑक्सीजन क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये दो एक्सेप्शन जो है वो जब आप पीरियड्स की तरफ मूव करते हैं तो उस तरफ ये दो एक्सेप्शन जो है वो आते हैं। अब ये स्टूडेंट देखिएगा, हमने अभी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात की है। नाइट्रोजन का p ऑर्बिटल जो है वो ये है, ये उसके p की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फिल्ड है। ऑक्सीजन के केस में p जो है वो पार्शियल फिल्ड था, ये। तो इस केस में तो हमने ये लिया कि जो नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज़्यादा है किसके मुकाबले में, ऑक्सीजन के मुकाबले में। अब अगर आपसे पूछता है कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन एंड O+1, तो किसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी। अब दोनों की जरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आपके सामने है। O+1 का मतलब है कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है तो ये भी आपके पास क्या हो गया, हाफ फिल्ड हो गया।
O+1 की वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और N नाइट्रोजन एटम की वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये सेम हो गई। अब यहाँ आयनाइजेशन एनर्जी फाइंड करनी है, तो डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो सेम हो गई है तो, और दो अलग अलग एटम थे, तो यहाँ आपने इस केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को देख लेना है। ऑक्सीजन के अंदर, नाइट्रोजन के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं वो 7 हैं और ऑक्सीजन जो है इसमें जो प्रोटॉन्स हैं वो 8 हैं। ठीक, तो जहां प्रोटॉन ज्यादा होंगे वहां न्यूक्लियस का होल्ड भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ये स्टूडेंट्स प्रोटॉन ज्यादा होंगे तो न्यूक्लियस का होल्ड क्या होगा, ज्यादा होगा। जब न्यूक्लियस का होल्ड ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स को निकालना मुश्किल होगा। तो इट मींस के इस केस में जो O+1 है इसकी आयनाइजेशन एनर्जी विल बी ग्रेटर देन नाइट्रोजन। तो आपने क्या देखा, सिर्फ प्रोटॉन देख लें, या आप Z इफेक्टिव भी निकाल लें। Z इफेक्टिव अगर हम नाइट्रोजन के केस में जाते हैं, Z इफेक्टिव हमारे पास क्या होता है, Z/E यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन के केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन आपके पास है 7 और इलेक्ट्रॉन भी कितने, 7, तो ये आपके पास 1 आ जाएगा। जबकि अगर आप O+1 की बात करें, O+1 में प्रोटॉन आपके पास है 8 बट इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 7। तो ये आपके पास क्या होगा कि यहाँ आप देखें कि Z इफेक्टिव जो है ये आपके पास 8/7। Z इफेक्टिव जो है वो हमने पढ़ा था कि ये जितना ज्यादा होगा रेडियस उतना कम होगा। रेडियस जब कम होगा तो फिर आपके पास न्यूक्लियस का होल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होने, ज्यादा होना है, और ऑटोमेटिकली जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का होल्ड ज्यादा होगा तो फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा। अब देखिए, फर्स्ट करें, आपको कहा जाता है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इनका करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी लिखना है। यहाँ देखिए, कार्बन का जो वैलेंस शेल होता है इसके p ऑर्बिटल में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन के p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी हाफ फिल्ड होता है। ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल में जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पार्शियली फिल्ड होता है। तो यहाँ सबसे ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। फिर उसके बाद जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होंगे, और वो नंबर ऑफ प्रोटॉन किसमें ज्यादा है, ऑक्सीजन में, तो दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी और फिर कार्बन की आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये आपके पास करेक्ट ऑर्डर बन जाएगा किसका, आयनाइजेशन एनर्जी का। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर आपको ये कहा जाता है कि करेक्ट ऑर्डर कार्बन, नाइट्रोजन एंड O+1, तो यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों हाफ फिल्ड है, तो फिर इन दोनों में आपने नंबर ऑफ प्रोटॉन देख लेने हैं। तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी O+1 की, फिर हो जाएगी नाइट्रोजन की, और सबसे कम किसकी होगी, कार्बन की। ये आपके पास कुछ एक्सेप्शनल केसेस के हवाले से जो है वो कुछ MCQs आ सकते हैं, और ये आप लोगों ने जो है वो देख लेने हैं। अब ये स्टूडेंट्स, आयनाइजेशन एनर्जी जो है इससे हमें मुख्तलिफ एलिमेंट्स और मुख्तलिफ कंपाउंड्स के हवाले से कुछ इंफॉर्मेशन भी जो है वो मिलती है। अब वो इंफॉर्मेशन जो है वो क्या है, यानी आप ये कह रहे हैं कि एप्लीकेशन है ये आयनाइजेशन एनर्जी की, एप्लीकेशंस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी की एप्लीकेशंस की तरफ आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आयनाइजेशन एनर्जी हमें किसी किसी एलिमेंट की ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग पावर के बारे में भी बताती है। अगर एक एलिमेंट उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, तो इट मीन्स कि उसमें से इलेक्ट्रॉन्स का निकलना क्या होगा, मुश्किल होगा। जब उसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा या मुश्किल से निकल रहा है तो वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा,
वो ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा, ठीक है। और जो चीज़ ऑक्सीडाइज नहीं होती वो हमारे पास जो है वो फिर उसकी जो रिड्यूसिंग पावर है वो भी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। यानी आयनाइजेशन एनर्जी अगर जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, तो फिर जो जिस चीज़ की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा रिड्यूसिंग होगा। मतलब हम यहाँ पे ऐसे करते हैं कि इफ आयनाइजेशन एनर्जी इज लो, ये हमने स्टैंडर्ड बना दिया कि अगर किसी चीज़ की आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम है, अगर आयनाइजेशन एनर्जी कम है तो वो चीज़ जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगी, रिड्यूसिंग एजेंट या मोर रिड्यूसिंग होगी, ठीक है ना। क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर ऑक्सीडाइजिंग। ये स्टूडेंट्स मोर ऑक्सीडाइजिंग है। फर्स्ट करें, ऑप्शन ए है सोडियम, ऑप्शन बी है कार्बन, ऑप्शन सी है क्लोरीन और ऑप्शन डी है बोथ बी एंड सी। कि कौन ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग होगा? तो हमने कहा था कि अगर आयनाइजेशन एनर्जी जिसकी लो है वो मोर रिड्यूसिंग होगा, तो यहाँ उसने मोर रिड्यूसिंग नहीं मोर ऑक्सीडाइजिंग पूछा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मोर ऑक्सीडाइजिंग वो होगा जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। तो यहाँ सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होनी है? मोस्ट राइट साइड पे जो एलिमेंट है वो क्लोरीन है, तो ये सबसे ज़्यादा क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग होगा। तो अगर आयनाइजेशन एनर्जी लो है तो मोर रिड्यूसिंग, अगर आयनाइजेशन एनर्जी कम ज़्यादा है तो मोर ऑक्सीडाइजिंग। ये इसकी पहली एप्लीकेशन हो जाएगी। दूसरी ये है कि आयनाइजेशन एनर्जी हमें कंपाउंड्स जो है या आयंस के बेसिक या एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में भी इंफॉर्मेशन देती है। एसिडिक और बेसिक नेचर। अब एसिडिक और बेसिक नेचर का कैसे जो है वो पता चलेगा? डियर स्टूडेंट्स, अगर जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी लो है, आयनाइजेशन एनर्जी लो तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा, आयनाइजेशन एनर्जी लो तो मोर बेसिक एंड वाइस वर्सा। फॉर एग्जांपल कि विच ऑफ द फॉलोइंग is more basic oxide? Option A is Na2O, option B is KO2, option C is PbO और option D is SO2। अब यहाँ पे हमने जो सेंट्रल एटम है, जैसे कि यहाँ सोडियम है, यहाँ पोटाशियम है, लेड है, सल्फर है, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी देखनी है। जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? लो होगी, वो ज्यादा बेसिक होगा। अब देखिए सोडियम और पोटाशियम अल्कली मेटल्स हैं और अल्कली मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है पीरियोडिक टेबल में, तो इसलिए ये दोनों बी और सी, सी और डी ऑप्शन जो है ये तो निकल गए साइड पे। अब इन दोनों में अगर आप कंपेयर करें तो पोटाशियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी है ये लो होती है क्योंकि ये ग्रुप में नीचे है, तो आयनाइजेशन एनर्जी इज लो। जब इसकी आयनाइजेशन एनर्जी लो है तो इसका जो ऑक्साइड है वो सोडियम के ऑक्साइड के मुकाबले में ज्यादा बेसिक होगा। तो दूसरी इंफॉर्मेशन आपको पता चल गई कि कोई भी जो आयन है वो कितना एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो रख सकता है। तीसरी बात, आयनाइजेशन एनर्जी का ताल्लुक जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन के साथ भी है। आयनाइजेशन एनर्जी डिसाइड करेगी कि एलिमेंट शुड फॉर्म आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड, कि कौन सा बॉन्ड जो है वो बनना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके पास एक एलिमेंट है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी लो है, तो लो आयनाइजेशन का मतलब है कि आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन फेवरेबल होगी। क्यों? इसलिए कि एक एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी कम है तो फिर वो इजीली इलेक्ट्रॉन यूज करके आयन बनाएगा। जब वो आयन इजीली बनाएगा तो फिर आयनिक बॉन्ड भी इजीली बनाएगा। तो जिस एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी कम तो उसमें आयनिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी भी ज़्यादा होगी। अगर हम ये देखें ना कि लिथियम,
सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये हमारे पास अल्कली मेटल्स हैं। तो यहाँ सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो लिथियम की होती है। तो लिथियम के जो कंपाउंड्स होते हैं ये लेस आयोनिक होते हैं या मोर कोवेलेंट होते हैं। और सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी है? सीजियम की है। तो सीजियम जो है वो हाईली आयोनिक कंपाउंड जो है वो बनाता है। और सिमिलरली अगर जो है वो मोर आयोनाइजेशन एनर्जी है तो फेवरेबल बॉन्ड कंडीशन कौन सी होगी? कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। आप एग्जांपल ले लें, सेकंड ए ग्रुप अल्कलाइन मेटल में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम फर्ज करें, ये तीन एलिमेंट हैं। तो टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। तो सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी कैल्शियम की है। तो कैल्शियम तो नॉन मेटल के साथ जो है वो आयोनिक बॉन्ड बनाएगा। बट बेरिलियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, सॉरी मैं गलत हो गया, कैल्शियम की आयोनाइजेशन एनर्जी इस वक्त सबसे कम है, आयोनिक बॉन्ड बनाएगा। बेरिलियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या है? ज़्यादा है। इस वजह से बेरिलियम के जो कंपाउंड्स हैं वो कोवेलेंट होते हैं। देखें, अगर आपके पास BeCl2 है और इधर से CaCl2 है, तो जो CaCl2 है ये आयोनिक इन नेचर, जबकि ये कैसा है? कोवेलेंट इन नेचर। और वजह क्या है कि बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा है, इसलिए ये पॉजिटिव आयन बनाने की टेंडेंसी भी इसमें कम है। तो आयनाइजेशन एनर्जी से हमें आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड का भी पता चल जाएगा कि कौन कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, कौन जो है वो आयोनिक बॉन्ड बनाएगा। और ये स्टूडेंट्स आखिरी बात करेंगे, पीरियोडिक टेबल में हीलियम, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है और सीजियम की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है। मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो किसकी है? हीलियम की। और मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो किसकी है? ग्रुप 1A से सीजियम की। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी और उससे रिलेटेड कंसेप्ट्स थे। इन्हीं में से MCQs जो है वो बनते हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।